નમસ્તે. આજના આપણે મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીના ગુરુવારે મિટિંગને બધાને સ્વાગત. આજના આપણો સબ્જેક્ટ છે મેમ્સ. એક્ઝેક્ટલી ઉચ્ચારણ મેમ્સ કે શું છે એક્ઝેક્ટલી હું ના કહી શકું, કેમ કે ધીસ ઇઝ એન યુરોપિયન વર્ડ અને આને બહુ બહુ પ્રચાર છે. આજે બહુ વધારે પડતું સોશિયલ મીડિયામાં યુઝ થઈ રહ્યા છે. એની બાબતમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છે. આજે अपने पास जे शू सी इज एक्सपर्टाइज ऑन दिस थिंग्स, विल बी स्पीकिंग ऑन दिस. आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं जो मीम्स के बारे में, जैसे कि मीम्स ही बोलते हैं ना, मीम्स बोलते हैं. शायद रिचर्ड डॉकिंस इस बात को जो फीस ये डार्विन का ये फीस का ये जो सोशल मीडिया में इसका यूज होता है उसको लेकर काफी चर्चाएं आजकल हो रही हैं और युवा जगत काफी इसको यूज करते हैं और उसका काफी इम्पैक्ट भी सोशल मीडिया में भी है. वो कैसे इसे कैसे यूज करते हैं, ऐसा क्या क्या यूटिलिटी है, क्या क्या अदर एस्पेक्ट्स भी है. लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जाता है, वो क्रिएटिविटी में भी जाता है. अब किसी भी तरह कुछ चीज को एक्सप्लेन करो, मानो इलेक्शन हो गया बंगाल में या सारा इंडिया में इलेक्शन हो गया, उसके बारे में आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसका दो साइड्स प्लस माइनस न्यूट्रल साइड कुछ भी होगा, आप एक्सप्रेस करोगे. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब हुआ, जब ये सोशल मीडिया जब चालू हुआ, खास करके कुछ कोविड पीरियड में कुछ लोग को इसका विक्टिम बनना पड़ा और इसको तो भी काफी उनके ऊपर भी काफी आरोप भी लगाए गए और फाइट करने के लिए भी काफी सोशल मीडिया भी फाइट करना पड़ा और उसके लिए एक सोशल मूवमेंट भी खड़ा हुआ. तो हम जब करते हैं क्या एक्चुअली यू आर फ्री फ्रॉम फियर, हम कर पा रहे हैं क्या, am I watched by myself or by others. जो मैं करता हूँ, जो मैं करने के बाद बाकी का क्या उसका असर होता है, उसका रिएक्शंस मेरे ऊपर में क्या होता है, क्या मैं एक बार इसका अपोज हो जाने के बाद मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं इसको डेवलप कर पाऊंगा, सोशल यूज के लिए यूज कर सोशल पर्पस के लिए यूज कर पाऊंगा. ये सारे सवाल आ जाते हैं. लेकिन ये बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ही हम कहेंगे एडवांस स्तर पर हम लोग एमएसडी में चर्चा कर रहे हैं और शायद इसमें इंटरेस्ट खड़ा करना और इसके बारे में जानना, उसका बारे में डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है. और अच्छा है कि शी इज गोइंग टू डिस्कस इट टुडे अमंग अस. एक तो वादा उन्होंने एक बार किया था, चर्चा किया था, आपको याद होगा, यूथ की जो मेंटल स्टेट जो है, एक मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा किया था, है ना. वो उसी में ही एक कंटिन्यूएशन में यही है, मेंटल हेल्थ के बारे में. हमने भी एक उसी टाइम पे चर्चा बात जो किए थे, हम लोग बात था कि यूथ की मेंटल हेल्थ जो है काफी इसका माने उतार चढ़ाव है और उसको लेकर हमारा भी कंसर्न एक्सप्रेस करके यूथ के ऊपर कैसे इंटरेक्ट हम करें. इंटरेक्ट करने की बात नहीं कर, बदलने की बात अलग बात है, करें तो एक बात थी. लेकिन ये काफी दिन के बाद वो मैंने शुभ बोलेंगे, आज लगभग 6 महीने के बाद बोलेंगे, जबकि 2 बार बोलना जरूरी था उसके मेंटल हेल्थ के बारे में. अच्छी बात है कि आप शुभ आज हम बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि विल लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हर. और हम उसके बाद जो भी सवाल आएगा, जो भी कंफ्यूजन आएगा, अपना मन में भी जो भी कुछ आता है वो भी हम बातचीत करेंगे. शुभ. नमस्ते सबको. थैंक यू एमएस जी मुझको ये अपॉर्चुनिटी इस टॉपिक पे बात करने के लिए देने के लिए, क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिमेटिक वॉरफेयर. ये क्या चीज़ है और ये हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है, हमें समाज में इसके बारे में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में आई विल प्रेजेंट द पॉइंट्स नाउ. तो इस टॉक का एक एसेंस जो है वो मैं आप लोगों के सामने अभी रखना चाहूँगी. सोशल मीडिया हम सबको पता है कि हमारे पर्सनल लीजर और सबकॉन्शियस टाइम जो होता है हमारे दिन का, जब आप सुबह उठते हैं या फिर बस जब कुछ करने को नहीं होता है, खाली बैठे होते हैं,
तो फोन फोन खोल लेते हैं बिना जाने ही, मतलब जैसे इट्स लाइक जब हम लोग भूख नहीं भी लगी होती है लेकिन फ्रिज खोल के देखते हैं कि क्या है उसमें, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों, बिना विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट. सो इट टेक्स स्पेस inside our subconscious मतलब time of the day. सो ये आदत फोन को खोल के इंस्टाग्राम पे रील्स देखना या फिर यूट्यूब पे देखना शॉर्ट्स और मीम स्क्रॉल करना, ये ऑलमोस्ट हर एज के इंडिविजुअल्स को बाय 2026 सबको लग चुकी है. और ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल मोरालिटी का इतना इशू नहीं है जितना कंपनीज ने उन एप्स को ऐसे मैन्युफैक्चर करा है उस चीज का इशू है. क्योंकि हमें पता है कि मेटा और गूगल, ये जो सारी कंपनीज हैं जिनके एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो अपनी टीम पर न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को रखते हैं इसी चीज के लिए कि वो डिजाइनर्स को हेल्प करें ये अंडरस्टैंड करने में कि यूजर को हम लोग कितना ऐसे एंगेज कैसे रखें कि वो ज्यादातर टाइम अपने दिन का स्पेंड करें हमारे आप पे, उसको एडिक्टिव कैसे बनाए. तो इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. अब मुझको इस डिटेल में जाना है कि अब ये जो अडिक्टिव वेपन जैसा जो बन गया है सोशल मीडिया, जिसको हम लोग यूजुअली बहुत इनोसेंट मानते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, बस इनफॉर्मल चीज है, राइट. वो बैड फेथ एक्टर्स या फिर मेनी टाइम्स गवर्नमेंट्स देमसेल्फ वो कैसे यूज करते हैं टू कंट्रोल नैरेटिव्स एंड स्प्रेड प्रोपेगेंडा. ओके, सो एक कॉन्सेप्ट होता है सब्लिमिनल मैसेजिंग का. सब्लिमिनल स्टिमुलाई वो होता है जो कि हम हमारे हम उस चीज पे इतना अटेंशन ना दें, उस तरीके से क्राफ्ट करा गया हो, से कि एड के बीच में कोई छोटा सा सिंबल हो या फिर मूवीज में कोई एड प्लेसमेंट हो जो कि एकदम सेंटर में नहीं, आपको आपके ध्यान में नहीं आएगा वो कि उनने इस चीज का से कोका कोला का ऐड कर रहे हैं, वो बस कोने में रखा हुआ है. तो इस स्टिमुलस को हम लोग ऐसे सब्लिमिनल बोलेंगे कि ये हमारे कॉन्शियसनेस के नीचे रखा गया है, लेकिन उस चीज से भी फर्क पड़ता है. तो और मीम्स को हम ऐसे बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा ही हाइपर कॉन्शियस तरीके से क्रिएट करा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा म्यूजिक होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत ऐसे हमारे ब्रेन को मतलब पैरालाइज कर दे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन डिजिटल स्फीयर, रील्स, मीम्स वगैरह में उसको बना के हमको परोसा जाता है, राइट. तो ये दो कॉन्सेप्ट है ऑफ सब्लिमिनल मैसेजेस एंड सुप्रालिमिनल मैसेजेस, जो कि हमारे कॉन्शियस वो हाइपर अवेयर हो जाए हम जिस चीज का. तो मीम्स आर इंटरेस्टिंग क्योंकि वो सब्लिमिनल भी है और सुप्रालिमिनल भी है. जैसे मैंने आपको भी बताया, जिस तरीके से उनको बनाया गया है वो बहुत ऐसे बहुत सारे कलर्स, म्यूजिक, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा हाइपर अवेयर हम हो जाए उनसे, इस तरीके से बनाया गया है. लेकिन क्योंकि वो हमारे लाइफ में ऐसा पैसिव कंजम्पशन का रोल प्ले करते हैं कि हम यू डोंट गो ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इस इंटेंशन के साथ कि अभी मुझको बैठ के रील्स देखने हैं, मुझे इन स्पेसिफिक चीजों के बारे में रील्स देखने हैं क्योंकि मुझको अभी उस चीज का नीड फील हो रहा है. इसको कहते हैं इंटेंशनल कंजम्पशन. आप जब यूट्यूब पे जाते हो और किसी टॉपिक के बारे में सर्च करते हो तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेंशनल कंजम्पशन. आपको जानना है इस चीज के बारे में तो आप उसको सीख कर रहे हो. लेकिन मीम्स और रील्स यूजुअली पैसिव कंजम्पशन होते हैं, तो इस तरीके से सब्लिमिनल भी है बिकॉज यू आर नॉट एक्टिवली सीकिंग इट आउट. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ आई विल गो इनटू ये मैंने टॉपिक क्यों चूज करा यहाँ पे डिस्कस करने के लिए. तो देर आर दीज वीडियोज ऑन यूट्यूब जो अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, एकदम रॉ फुटेज जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं एक चीज जो उन्हें नोटिस करी समाज में उसके बारे में कि आजकल के लोगों में कुछ अलग सा है और
it makes them feel थोड़ा सा crazy कि लोग notice क्यों नहीं कर रहे हैं. There is something very different and interesting about people around us right now. तो मैं उसके कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगी कि इन वीडियोस में वो क्या बातें उठाते हैं लोगों के बारे में, हमारे सोसाइटी के बारे में करेंटली, कि उन्हें क्या नोटिस करा है. तो वो ये कहते हैं कि लोगों ने पिछले हफ्ते जो इंस्टाग्राम पर ज्यादातर देखा होगा वो उन्हीं चीजों के बारे में बात कर पाते हैं. ये चीज मैंने पर्सनली भी नोटिस करी है कि आप अगर ऐसा कोई टॉपिक ऐसे सोशल स्फीयर में, जैसे इनफॉर्मल आप ऐसे खड़े हुए दोस्तों के साथ आप कुछ ऐसा रियल वर्ल्ड के बारे में कोई टॉपिक छेड़ते हो, तो फिर लोगों के ओपिनियंस बस इस बात उन्हीं चीजों तक सीमित रह जाते हैं जो पिछले कुछ हफ्तों से ऑनलाइन देख रहे हैं, और उसी लैंग्वेज में ही वो उस चीज का ओपिनियन रिगर्जिटेट करते हैं, वापस बोलते हैं. और इसके बाहर अगर आप जाओगे, जैसे आपने उनसे किसी और चीज के बारे में पूछ लिया थोड़ा सा, तो फिर थोड़ा सा पैनिक भी लगते हैं. और यहाँ पे मैं ज्यादातर अपने एज ग्रुप के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों से मेरा ज्यादा इनफॉर्मल मतलब मिलना जुलना रहता है, तो ये ऑब्जर्व मैंने भी करा है. और फिर ऐसे ऐसे पैनिक लगते हैं जैसे कि सोच रहे हो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो क्या बोलेंगे इसके बारे में, उस चीज का सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. क्या उनके दोस्त सोचेंगे कि वो स्टूपिड है, क्या उनके दोस्त सोचेंगे कि वो एकदम गलत बोल रहे हैं, मॉरली रॉन्ग है, और फिर उनको कट ऑफ कर देंगे. तो ऐसा एक मतलब कल्चर बन गया है वेर लोग खुद के लिए नहीं सोच रहे इतना, और इस बात से थोड़ा सा डर भी रहे हैं, और दे कवर इट अप बाय रिगर्जिटेटिंग चीजें जो उनने सुनी है ऑनलाइन बार बार उसी लैंग्वेज में. तो ये वीडियोस मैंने देखे, और आई वाज लाइक ओके, ये तो वर्ल्ड वाइड चीज है अभी. इट्स हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो. और फिर एक ऑब्जर्वेशन कि लोग या तो बहुत ही पैसिव रहते हैं, मतलब वो खुद से किसी चीज के बारे में नहीं बोलेंगे, या फिर बहुत ही ऐसे हाइपर या ओवर रिएक्टिव, कि अगर कुछ कीवर्ड सुन लिया उन्हें कॉन्वर्जेशन में, या फिर कोई ओपिनियन जो कि उनके करंट इंटरनेट स्फीयर में जो चल रहा है उसके खिलाफ है या हटके है, तो वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं कि नहीं मुझे पता है, मैं बताता हूँ इस चीज के बारे में. एंड देन अगेन गोइंग टॉकिंग अबाउट जो उनने सुना हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से लाइक ऑनलाइन. तो ये जो बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है जैसे लोग प्रोग्राम हो करे गए हों, कि या तो वो एकदम पैसिव रहे, या तो वो खुद खुद से किसी चीज के बारे में आवाज उठाए नहीं, और फिर जब कोई कुछ बोलता है तो दे जस्ट कॉन्फिडेंटली से समथिंग जो उन्होंने कॉन्फिडेंटली दूसरे लोगों को बोलते हुए देखा है ऑनलाइन. ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलो तो इस चीज को दिस डिस्कशन वी कैन कॉल इट अ फॉर्म ऑफ मीडिया लिटरेसी, कि हमको मीडिया में क्या चल रहा है अभी उस चीज के बारे में लिटरेट होने की जरूरत है, और वी नीड टू डिस्कस दीज थिंग्स मोर क्रिटिकली. तो इस चीज के इस टॉपिक के बारे में मैंने इसलिए भी सोचा क्योंकि अभी एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, जहाँ पे हमने देखा है कि एप्स्टीन फाइल्स के डिटेल्स अभी बहुत पुराने नहीं है, लाइक इतना टाइम नहीं हुआ है कि डिटेल्स अभी बाहर हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कॉमन लोग ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं इसके बारे में, जोक्स मतलब बोल जोक शेयर करने में और उन पे हंसने में, इस चीज में बहुत लाइक कंफर्टेबल हो गए हैं लोग, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन. तो यू माइट से कि लोग ऐसे एक्सट्रीम चीजों से ह्यूमर को जब देखते हैं तो वो ह्यूमर पे रिजॉर्ट करते हैं उनसे डील करने के लिए. इस बात पे हम लोग आगे और बात करेंगे, लेकिन उसके खिलाफ मैं ये बोलना चाहूंगी कि फिर जो जोक्स है वो सारे सेम ही क्यों है, मतलब दे हैव अ पैटर्न टू देम. इट्स लाइक जो ऑनलाइन ट्रेंड है जोक्स का, जैसे एक पर्टिकुलर देयर इज सम ऑनलाइन ट्रेंड ऑफ टॉकिंग अबाउट अरे आई तो लव माई फ्रेंड सो मच, इवन इफ ही वॉज इन द एप्स्टीन फाइल्स आई वुड सपोर्ट हिम, समथिंग लाइक दैट. ऐसा मतलब ऑनलाइन ऐसा कल्चर है कि ये स्पेसिफिक ट्रेंड, ये जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है,
इस टॉपिक के बारे में वो बहुत ही प्रेवलेंट और ऐसे कॉमन है अभी यूथ के सर्कल्स में। तो अगर वो कोप कर रहे हैं तो इट विल बी समथिंग ओरिजिनल, राइट? लेकिन हमको सेम ही जोक्स देखने को मिलते हैं ऑफलाइन भी, मतलब जब दोस्तों के साथ आप बाहर हो तो दे काइंड ऑफ कॉपी एंड इमिटेट जो उन्होंने ऑनलाइन दिखा है, विच विल गेट टू सी इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट मीम्स आर। ओके, तो अबाउट द स्पेसिफिक एप्स्टीन फाइल्स थिंग, who's to say कि जो उनने ये जोक्स ऑनलाइन देखे हैं वो कॉन्शियसली प्लांट नहीं करे गए हैं बैड फेथ एक्टर्स के द्वारा, जिससे लोग पैसिफाई हो जाएं इस टॉपिक के बारे में, या फिर इसको नॉर्मल समझने लगे, दैट इज द नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ, कि ये नॉलेज होना कि देर इज अ जेनरेशनल, ट्रांसनेशनल, ऑल एनकम्पसिंग alternate world of the rich group of powerful men who enslave and rape children and women as leverage against one another. ये जो मैंने बोला अभी, it's like it kind of encapsulates the whole thing about like the whole conspiracy which came to be true about Epstein, right? ये मैं ऐसे बोलूँ तो फिर बहुत ही चौंकाने देने वाली बात नहीं लगती क्या? मतलब जैसे हम सब ऐसे लास्ट दिसंबर या फिर लास्ट ईयर वी वर ऑल हॉरिफाइड एट दिस न्यूज, लेकिन अब वो ऐसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया एटलीस्ट यूथ स्फीयर में, वेयर दे स्टार्टेड टू जोक अबाउट इट इन द सेम वेज, बार बार, राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मीम्स। वी थिंक कि मीम्स वो होते हैं जो कि इंटरनेट पे कुछ फनी जोक्स वगैरह होते हैं, दैट इज मीम्स, राइट? तो जो वर्ड है ये मीम एंड मिमेटिक्स, ये रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी एक बुक में कॉइन करा था, वो दूसरे कंटेक्स्ट में था, बट उसका डेफिनेशन ये है एसेंशियली कि अ मीम इज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पास टू अदर इंडिविजुअल्स नॉन जेनेटिकली। तो कोई भी मेथड जो कि लाइक नॉन जेनेटिक हो ऑफ पासिंग डाउन इंफॉर्मेशन इज अ मीम। ये डेफिनेशन इज टू ऐसे रिजिड, अब इसका मतलब कॉनोटेशन कुछ और बन गया है, लेकिन उसका जो ग्रीक रूट है वर्ड का, विच मीन्स टू इमिट, इट्स एन इमिटेटेड थिंग। जैसे माइमिंग, आपने माइम्स सुना होगा, माइमिंग मतलब किसी और को कॉपी करना, राइट? सो इट्स द सेम थिंग। सो अ मीम इज एन इमिटेटेड थिंग, जो वो सिंबल या वर्ड्स जो माइम मतलब इमिटेट करके पास हो रहे हो सोसाइटी में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और वो कुछ मीनिंग कैरी करते हो। सो दिस इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ अ मीम। तो एक्चुअल वर्ड का मीनिंग यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसको हम हल्के में कैसे ले सकते हैं कि हमें तो लगता है ओके मीम्स मतलब जोक्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो why wouldn't people who want to do propaganda use it against the common people? जबकि अभी हम आगे देखेंगे why it makes for really good propaganda also। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे लाइफ का बहुत ही इनफॉर्मल और ऐसे पर्सनल स्पेस में रहते हैं मीम्स ऑन व्हाट्सएप। सो इट्स वेरी इजी टू प्रोपेगेंडाइज थ्रू दीज मीम्स। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत ही पुराना है। हमको पता है कि मीडिया इज यूज फॉर प्रोपेगेंडा, नैरेटिव कंट्रोल करना बाय द स्टेट इटसेल्फ एंड बाय बैड फेथ एक्टर्स। 1928 में प्रोपेगेंडा बुक लिखी गई थी बाय एडवर्ड बर्नेज, जो कि सिगमंड फ्रॉइड के नेफ्यू थे, सॉरी। और बर्नेज ने साइको एनालिसिस का जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी स्टडीज और अपनी स्यूडो साइंटिफिक कहे या फिर फिलोसॉफिकल जो उनका वर्क्स हैं उसके थ्रू पॉपुलराइज करा, वो उन्हें मासेस पर और पब्लिक पर अप्लाई करके ये बोला कि the conscious and intelligent manipulation of public opinion is an important element in democratic society. अब आपको ये लगेगा कि why is manipulation of public opinion important in democracy? Shouldn't it be कि जैसी चीजें हैं वैसी हम दर्शाएं, right? लेकिन ही saying कि
डेमोक्रेसी को काम करने के लिए चाहे जो भी हो, रूलिंग वाले, ऑपोजिशन वाले या नॉर्मल लोग, अगर उनको अटेंशन चाहिए मासेस का, क्योंकि मासेस इज व्हाट मैटर्स, क्योंकि वोट, इट ऑल कम्स डाउन टू द नंबर ऑफ द वोट्स। तो ये कहते हैं कि इतने सारे लोगों को साथ में सोए करने के लिए आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा लोगों को, चाहे आप गवर्नमेंट हो या फिर आप कोई कॉमन पब्लिक हो जो कि किसी बात को एक पावरफुल वे में दर्शाना चाह रहे हैं, राइट? So he pioneered the field of public relations, rebranding propaganda as the engineering of consent. कि आप नैरेटिव को कंट्रोल करने के थ्रू लोगों में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज और ओपिनियंस को मान जाने के ज्यादा लाइकली हो, आप उनका कंसेंट इंजीनियर कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इज वेरी ओल्ड। USA and other countries have been using it to seed and sway public opinion through mainstream news articles, advertisements, etc. डिजिटल स्पेस की बात नहीं है, क्योंकि इस बारे में भी और इस बारे में भी बात होनी जरूरी है, क्योंकि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे जगहें लोगों को फॉर द मोस्ट पार्ट इनफॉर्मल एंड हेंस मतलब इनोसेंट या न्यूट्रल और फन लगती हैं। ये मतलब ये ऐसी जगह नहीं जहाँ पे, ये ऐसी जगह जहाँ पे आप अपना दिमाग ऐसे पॉलिटिकल ब्रेन ऑफ करके आप बस मतलब एग्जिस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप ऐसे वॉरफेयर वाले माइंड स्पेस में नहीं हो। आप बस व्हाट्सएप के मैसेजेस देख रहे हो, आप बस रील्स देख रहे हो, अगेन जैसे फ्रिज खोल के देखते हैं ना हम जब भूख नहीं लगी होती है, उसी तरीके से, राइट? तो ये बात जो पावर में है लोग उनको पता है, स्पेशली ये बात लाइक साइकोलॉजिस्ट को पता है, और जो लोग उनको हायर करके इस चीज को वेपनाइज करना चाहते हैं उन लोग को पता है। एक ओवर्ट एग्जाम्पल है अभी रिसेंट ईरानी एंटी यूएसए प्रोपेगेंडा वीडियोस जो हमको देखने को मिल रहे हैं ऑफ एआई जनरेटेड लेगो एनिमेशंस। ये देखा होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने कि ईरानी ऑफिशियल अकाउंट से ईरानियन ऑफिशियल्स ये वीडियोस रिलीज कर रहे हैं जहां वो दिखा रहे हैं ट्रम्प को से गुस्सा होते हुए बेड पे कि क्या बोल दिया ये ईरान ने अभी, अब तो मेरा कुछ रहा ही नहीं, एंड मतलब ऐसे मतलब कुछ कंटेंट में डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा दिखाया है उसमें, और ये दिखाया है कि ईरान जो अटैक्स कर रहा है यूएसए पे, उस चीज को लेकर बहुत सारे कंट्रीज में लोग खुश हैं और एप्स्टीन आइलैंड पर छोटी बच्चियां भी खुश हैं, ऐसा लिटरली दिखाया है। और ये ऑफिशियल ईरान मतलब जो अकाउंट्स है ट्विटर पे वो शेयर कर रहे हैं इस चीज को। तो ये तो ओवर्ट तरीका है कि मतलब ऑफिशियल अकाउंट से वो शेयर कर रहे हैं, हमें पता है वही शेयर कर रहे हैं और वही ऐसा चीजें दर्शाना चाहते हैं, चाहे जितना भी उनमें सच्चाई हो या नहीं, राइट? तो दिस इज एन ऑब्वियस वे जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मीम्स को वॉरफेयर में प्रोपेगेंडा के लिए यूज करा जा रहा है। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जेफ जेसिया जो कि नेटो में काम करते हैं और उसके स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस जर्नल में उनने लिखा है कि मिमेटिक वॉरफेयर इज competition over narrative, ideas, and social control in a social media battlefield. By the Social media battlefield. In the social media battlefield, one might think of it as a subset of information operations tailored to social media. Information operations involve the collection and dissemination of information to establish a competitive advantage over an opponent. So, जो मैंने अभी तक डिस्कस करा कि मीम्स क्या है और प्रोपेगेंडा तो मीडिया में चलता ही आ रहा है बहुत सालों से, ये नेटो के ऑफिशियल जर्नल में उनके एम्प्लॉय ने ये एडमिट करा हुआ है ओपनली कि ये हो रहा है और वो कर रहे हैं और इसी तरीके से कर रहे हैं। सो इस पॉइंट पे हम इस चीज को ठुकरा नहीं सकते या फिर इसको हम कंस्पिरेसी जैसे नहीं हम लोग इसको देख सकते हैं। ये इट्स अ फैक्ट नाउ कि मीम्स आर यूज्ड एज प्रोपेगेंडा, एडमिटेड फैक्ट। ओके, अब थोड़ा सा लेट्स कम टुवर्ड्स क्या व्हाट इज द नेचर ऑफ द लैंडस्केप ऑनलाइन। तो हमें दिखता है कि एक्सट्रीम व्यूज जो होते हैं, चाहे वो लेफ्ट की तरफ हो या राइट की तरफ हो, जिस भी तरीके के हो, वो हमेशा लाउडेस्ट होते हैं इंटरनेट पे।
ये इस रीजन से है कि सबसे ज्यादा मोटिवेटेड और या फ्री या अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं, जो कि जिनका एक एजेंडा है, वो इन स्फीयर से आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट स्फीयर से, और वही उनके पास ही सबसे ज्यादा टाइम होता है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का, पोस्ट करने का और पोस्ट को शेयर करने का। रेस्ट ऑफ अस जिनको इतना टाइम नहीं मिलता, इतना लेजर टाइम नहीं मिलता है कि वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करे सोशल मीडिया पे, वो एक पैसिव कंज्यूमर ऑफ कंटेंट टाइप ऑफ यूजर्स बन जाते हैं कि आप बस जब आपके पास 5 या 10 मिनट, या फिर जो यूथ है उनको जो ज्यादा टाइम मतलब निकाल रहे हैं या ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने स्टडीज से, तो कुछ बहुत सारे घंटे मतलब अपने दिन के वो लोगों का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बनाने का उनके पास टाइम नहीं है। तो ये जो लोग बना रहे हैं, अगेन दे टेंड टू बी एक्सट्रीमिस्ट, तो आपको वही व्यूज सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड दिखेंगे ऑनलाइन। एक सबस्टैक आर्टिकल है, I will share more about the writer, but Samuel Gitau Regina, जो कि who works in Diplomacy International Affairs Center for Diplomatic Insights in um, some I'm not sure because they're not famous people. So he's an African person who is working in strategy, communications, and diplomacy. This is what I'm able to get to know through their LinkedIn. But yeah, there is he has made a post on Substack, which is an article sharing website, mimetic warfare के बारे में, and this gives the most like in-depth analysis on the topic according to me. So, in order to quote him, what began in the early 2000s as simple image macrons and recurring jokes, मतलब online जो memes का जो culture है वो 2000s में start हुआ था, of just being ऐसे simple recurring jokes, has evolved into an ecosystem of coded messaging and ideological conditioning. The strategic brilliance lies in the inherent accessibility of memes. Their simplicity masks their potential for radicalizing influence, while their shareable nature ensures rapid dissemination across digital spaces. So essentially कि जो innocent sphere में वो exist करते हैं और उनका जो मतलब shareable nature है कि it spreads by imitating others and it's an accepted thing, that makes it such a powerful tool of propaganda. The seeming banality of memes serves as perfect cover for more sinister content, allowing extremist groups to establish presence in mainstream digital spaces without immediate detection. अगेन कि आप सस्पेक्ट नहीं करोगे कि ये जो मतलब सिली सा जो ऐसा फनी सा से कार्टून बनाया हुआ है जो आपके मतलब पेज पे आया है, वो किसी ने इंटेंशनली बनाया होगा इस मकसद से कि आप में जो फीलिंग्स अभी आ रही हैं उस मीम को देख के, वही मतलब वो प्लांट करी गई हो, लाइक वो एक्सपेक्ट करी गई हो, इंजीनियर करी गई हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा बिकॉज द बेनालिटी ऑफ मीम्स, राइट? Memes are then a very important and effective way of spreading propaganda because you can micro target small and specific groups of people into instigation or sedation. So yeah, this is not what I'm quoting. This is I'm summarizing that Substack post of this person. कि आप इस ये जो inherent qualities है memes की, इसके थ्रू आप छोटे और specific ग्रुप्स ऑफ पीपल को इफेक्टिवली टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो कौन से इंटरनेट एप्स पे आप ज्यादा यूज करते हैं, कौन से हैशटैग्स या फिर कौन से रेडिट कम्युनिटीज, कौन से ट्विच स्ट्रीमर्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, मतलब कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ऑनलाइन,
और वहीं पे जाके आप मतलब ऐसे प्रिटेंड करो कि आप उनमें से एक हो, या फिर उनके एनिमीज में से, उनके आइडियोलॉजिकल एनिमीज में से एक हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट अ होल थिंग. वी कैन एंड वी विल कम टू एग्जांपल्स नेक्स्ट. यस. सो फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टिगेटिंग देम, या तो आप उन्हें रेडिकलाइज कर रहे हो कि वो बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनली एजिटेटेड हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, एंग्री हो जाए, या फिर वो सेडेट हो जाए किसी टॉपिक के बारे में. आप जाके उनको ऐसे नॉर्मलाइज कर दो कि वो पैसिफाई हो जाए, और वो किसी स्पेसिफिक चीज से ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज हम लोगों ने इमोशनली कंडीशन कर दिया है थ्रू ह्यूमर. ओके. सो दिस इज हैपनिंग अलॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो. और ये पूरा फियास्को रिवील हुआ था जब रिसेंटली नवंबर लास्ट ईयर ट्विटर या एक्स पर कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखने लग गई थी लोगों की प्रोफाइल पर. तो उससे ये बात निकल के आई थी कि देर आर मेनी अकाउंट्स हु फॉर years and years have been pretending to be Indians और पाकिस्तानी, और वो दूसरी तरफ से ऐसे प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हो, दूसरी मतलब कंप्लीटली फॉल्स इंफॉर्मेशन. एंड नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, इट्स लाइक कि मैं बोलूँ एज एन इंडियन, मैं अगर ट्विटर अकाउंट होता मेरे पास और मैं इंडिया के बारे में चीजें अगर बोलती, तो लोगों को लगता कि इट इज अ न्यूट्रल एंड ऑनेस्ट वॉइस ऑफ एन इंडियन, कि वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही है, राइट. लेकिन अगर आपको कैसे पता कि ऑनलाइन मैं इंडिया से ही हूँ या कहीं और से हूँ, और मैं सारी चीज दर्शा रही हूँ ऑफ यू नो दिस इज माई एक्सपीरियंस एज एन इंडियन. तो ऐसा बहुत हो रहा था, लाइक पाकिस्तानी वर डूइंग इट टू इंडियंस, some few Indian accounts were also found doing it for like against other countries. So this is all again facts. Okay. So now let's come to some bigger examples. 2014 में रशिया ने क्रिमिया को एनेक्स करने के लिए साइबर अटैक्स और मिमेटिक वॉरफेयर का यूज किया था. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशियन गवर्नमेंट ने लगभग $19 मिलियन स्पेंड करे थे ट्रोल फार्म्स और बॉट अकाउंट्स. आई विल एक्सप्लेन व्हाट दैट इज. ट्रोल अकाउंट्स मतलब कि ये अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि बस रेगुलर बेसिस पे लोगों का या तो मजाक उड़ाते हैं, या तो उनको मतलब ऐसे नीचा दिखाने के लिए ही, मतलब उनका कंटेंट यूजुअली इज इन्वॉल्व, राइट. सो दे आर कॉल्ड ट्रोल अकाउंट्स, एंड देर यूजुअली ऐसे मोटिवेटेड बाय सम आइडियोलॉजी. और बॉट अकाउंट्स मतलब कि आपने अब कोड कर दिया है, लाइक फॉर अकाउंट के पीछे कोई इंसान है भी नहीं, लेकिन इतने सारे बॉट्स हैं, मतलब आपने कोड लिख दिया है कि ऐसा लगे लोगों को कि ये अकाउंट के पीछे कोई इंसान है, लेकिन वो बस सेम ही चीज और सिमिलर तरीकों से पोस्ट करे जा रहे, और आपको लग रहा है कि ओ इतने सारे लोग बोल रहे हैं ये सेम चीज. तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Russia spent $19 million on setting up bot accounts and troll farms. इनका गोल सोशल मीडिया पर प्रो रशिया फीलिंग स्प्रेड करना था, स्पेशली क्रिमिया के एथनिक रशियन लोगों के बीच. और इस इवेंट को मतलब ऐसे मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक इम्पॉर्टेंट ऐसे माइलस्टोन माना जाता है, बिकॉज they were able to uncover the statistics behind it, कि actually इन्वेस्ट करा गया था इसमें ना मोटिवेटेड वे बाय द गवर्नमेंट. फिर एक एग्जांपल देखे तो 2016 में ट्रम्प को जिताने के लिए भी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ मीम्स अकाउंट्स जो प्रो ट्रम्प और एंटी हैरिस एंड एंटी वोक जोक्स फैला रहे थे, जिसमें से सम ऑफ देम आर नाउ सस्पेक्टेड टू बी फंडेड बाय हिज कैंपेन डायरेक्टली. और आप ये जोक्स देखेंगे तो देर ऑलवेज वेरी ऐसे इमोशनली मोटिवेटेड, इन अ सेंस कि वो आपको ये दिखाएं कि जो डेमोक्रेटिक और ये जो वोक ओपिनियंस हैं वो बहुत ही स्टूपिड हैं, और अगर तुम बिलीव करते हो उसमें तो तुम स्टूपिड हो, लाइक ऐसी फीलिंग्स इंस्टिगेट करने में, या फिर लाइक वायलेंट इमोशंस अगेंस्ट ओपोनेंट के ओपिनियंस को ऐसे नॉर्मलाइज करने के लिए. फिर देखे तो Taiwanese government has announced interest, मतलब they have openly announced interest to install a mimetic engineering team to deal with disinformation using humor over rumor. So let's unpack this. They want to install a whole ऐसे communication strategy team, जिसमें वो disinformation against Taiwan. So it again, propaganda is not always by the state, it's always by it's also by people who are
on the oppressed side of the situation. So this is an opinion, but um, जो डिसइंफॉर्मेशन ताइवान के अगेंस्ट चाइना के द्वारा लाइक फैलाई जा रही है, दे वांट टू डील विद इट बाय द मेथड ऑफ ह्यूमर ओवर रूमर. कि रूमर फैलाया जा रहा है तो दे विल डिसमिस इट, दे विल मेक मीम्स इन अ वे कि लोगों को ऐसा लगे कि इसको सीरियस नहीं लेना है, पैसिफाई सिडेट करना, राइट. तो ये उस साइड से भी यूज हो रहा है और हो सकता है, राइट. सो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ह्यूमर इज वेपनाइज्ड and it's not a speculation or a conspiracy. Then ये क्वेश्चन मैं उठाना चाहती हूँ कि is it our responsibility to think deeper about humor? कि हम जो मजाक में जो चीजें बोलते हैं अपने इनफॉर्मल स्पेसेस में, उसके बारे में क्रिटिकली सोचना क्या हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नाउ दैट वी नो दैट ह्यूमर इज बीइंग यूज्ड इन अ मोटिवेटेड वे टू इन्फिल्ट्रेट आवर पर्सनल एंड इनफॉर्मल स्फीयर्स. Is it an ethically and politically neutral space, jokes and humor? Or is it not? And we have kind of established that there are facts to state that it is used in a weaponized way. Okay. So now let's talk about just humor and the psychology of humor. Thoda sa let's discuss about it. Humor is an important safe space to unwind to our close ones, right? कि जब हमारे formal hours of being active as citizens economically या फिर ऐसे in forums are over और हम थके हुए होते हैं, तो हम अपने loved ones के पास जाते हैं और अपने मतलब सबसे ज़्यादा trusted community के पास जाते हैं. We feel all right in sharing things in a light way, right? So it is an important thing. It's not like कि हमें completely jokes करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि it's being weaponized and you can never trust when it's being weaponized, when it's not. So it's just to showcase like a complicated area. So they play an important role this way. But there are also Schrodinger's opinions. Well, elaborate on it. I think Masoom has spoken about what Schrodinger means. So just to say, I won't get into the whole detail of it, but जैसे मैं अगर कुछ बहुत ऐसे हाईली ओपिनियनेटेड या फिर ऐसा अब्रेसिव बोलूं लेकिन हंसते हंसते आप लोग के सामने, और फिर मैं सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली देखूं कि आपका रिएक्शन क्या है, फिर मैं डिक्लेयर करूं कि जोक था कि नहीं. समझा आपको? सो इट्स लाइक दे आल्सो सर्व एज श्रोडिंगर्स ओपिनियंस कि ये मेरा ओरिजिनल ओपिनियन है कि नहीं. इट डिपेंड्स ऑन रूम का तापमान कैसा लग रहा है या फिर सामने वाले का मतलब रिएक्शन कैसा लग रहा है. तो टू यूज आयरनी एंड जोक्स इन दिस वे इज ऑल्सो कॉमन. इट इज ऑल्सो वे टू टेस्ट कि कौन इन ग्रुप है और कौन आउट ग्रुप है, कि कौन आपके जैसा है और कौन आपके जैसा नहीं है, वो आप कैसे डिटरमिन करेंगे इन एन इनफॉर्मल वे, राइट. तो आप लोगों को कटाक्ष या सार्काज्म, आयरनी समझने आप किसी को ये सरकाज़म आपके जोक का या समझने को आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला अगर वो इन ग्रुप है तो समझेगा कि आप सीरियसली ये बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, राइट. कि आप बिना हंसे बोल रहे हो अगर आप, जिसको सरकाज़म बोलते हैं, कि नहीं मुझे तो बहुत पसंद है ये चीज और मैं ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ बोल रही हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी मेरे दोस्तों को समझ आएगा जो मुझे जानते हैं और वो इन ग्रुप है, उनको ये बात समझ आती है. जिन लोगों को नहीं समझ आती है उन्हें नहीं समझ आएगा. लेकिन फिर इट क्रिएट्स अगेन इसके ही थ्रू एक इन ग्रुप और आउट ग्रुप ऐसे सिस्टम क्रिएट हो रहा है कि जिसको नहीं समझ आया अब उसे लग रहा है कि आप इस चीज में बिलीव करते हो बिकॉज यू नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, राइट, बिकॉज दैट किल्स द जोक. अब आप फनी नहीं हो, राइट. तो इसके थ्रू भी एक ऐसे आप हमारे में से एक हैं और हमारे में से एक नहीं है इज बीइंग जनरेटेड, नॉट जस्ट टेस्टेड. सो एक ये भी रोल प्ले करता है ह्यूमर. एंड okay, humor now as you've seen is also used as a weapon used to pacify or instigate a group of people, जो कि हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं. Now let's get more into psychology of laughing and laughter. Psychology of laughter. Yes, कि why do we laugh at something? स्माइल भी है ना इसमें. Yes, smiling and laughing मतलब ये हम चीजों को फनी क्यों समझते हैं बेसिकली. तो
आपने अगर नोटिस करा है ना करा हो, बट वी डोंट जस्ट लाफ एट थिंग्स दैट आर लेसर देन अस, जो कि हमें खुद से नीचे या थोड़े से बेतुके से लगते हैं, उन चीजों पे भी हंसते हैं हम। और इन चीजों पे भी हंसते हैं जो कि विटी और स्मार्ट हो, कि आपने कुछ कोई चीज बोली है लेकिन बहुत ही ऐसे स्मार्ट या विटी को कैसे बोलेंगे, विटी तो चतुर है, यहाँ चतुर अच्छे बहुत चतुर तरीके से चतुर आपने कोई बात बोली हो तो उस चीज पे भी हंसी आती है, राइट? या फिर कुछ बहुत ही मतलब डिलाइटफुल या फिर ऑ इंस्पायरिंग हो, राइट? तो इन चीजों पे हम यूजुअली हंसते हैं, राइट? बट वी ऑल्सो लाफ एट थिंग्स दैट मेक अस अनकंफर्टेबल। सो हाउ डू वी थिंक अबाउट दैट कि सोचो आप एक रूम में हो और वहां पे किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कर दिया जो कि यूजुअली आप इस रूम में देखते नहीं, तो आप उस पे हंस दोगे और लोगों को लगेगा कि क्या आप उन पे हंस रहे हो, क्या आप क्या उनको नीचा दिखाना चाह रहे हो, या फिर क्या आपको लगता है वो स्मार्ट है जो उन्होंने क्या बोला है, लाइक यू अग्री विद द ओपिनियन। सो वी स्टार्ट स्पेकुलेटिंग दीस थिंग कि आप क्यों हंसे उस चीज पे, लेकिन we mostly laugh at things that are also like uncomfortable. So ऐसे ऐसे क्या common factor है इन सारी चीजों के बारे में that explains why we laugh at all of these types of things, कि मतलब smart चीजें और uncomfortable चीजें, हमसे जो lesser समझते हैं हम या बेतुकी समझते हैं वो चीजें, तो that is because we laugh at things that we think are absurd. absurd. absurd जिस चीज जिस चीज में लॉजिक ज्यादा समझ नहीं आता, जिस चीज में ज्यादा लॉजिक लगा नहीं पा रहे हैं हम, या फिर जिस चीज में लॉजिक होना चाहिए फिर भी नहीं है, which is where like political comics like lie, right? And us laughing at the comedy and drama which is life and tragedy and ये सारी चीजें बेसिकली कि absurd बन जाती है, यहाँ पे लॉजिक मिल ही नहीं रहा है तब हम हंसते हैं। तो that is something that is common in all of these situations. ये समझना जरूरी है because how else will you reflect on आप किस चीज पे हंस रहे हो, किस चीज पे एंगेज कर रहे हो फॉर्मली, अगर आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम हंसते क्यों हैं। और आप अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप इस चीज पे क्यों हंसे, या फिर आप खुद से पूछो कि आपने ऑनलाइन कोई मीम देखा, फिर कुछ देखा आपको हंसी क्यों आई, तो आप आंसर कर पाओ कि दिस फेल्ट आउटसाइड ऑफ लॉजिक, राइट? सो तो इट इज अंडरस्टैंडेबल वी लाफ एट absurd situations, बट आफ्टर नोइंग कि ये जोक्स हमको स्टेट्स या फिर बैड फेथ्स एक्टर्स हमको कहीं ना कहीं कंफर्म्ड परोस रहे हैं स्पेसिफिक तरीके से, is it not our moral duty to then reflect and critically think about them? Is the question that I'm raising here. To reflect on what we are laughing at and why. Memes और comics important democratic and community building tools हैं, हम उन्हें completely निग्लेक्ट नहीं कर सकते। उन्हें completely से अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको कुछ दिखाया, कुछ फनी या कुछ भेजा व्हाट्सएप पे, आप ये नहीं बोल सकते कि आज से मैं चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ क्योंकि ये मोस्टली चीजें मोटिवेटेड होती हैं पॉलिटिकली, मुझको स्वे करने की कोशिश करी है। हम एग्जैक्टली ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि आई हैव ट्राइड टू एंड यू विल जस्ट मिस आउट ऑन क्या मतलब लैंडस्केप है ओपिनियंस का और लोग क्या बोल रहे हैं आजकल। सो यू कैन शट योरसेल्फ ऑफ। और ऑल्सो दे आर डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिटी बिल्डिंग टूल्स एज इन आप दूसरे लोगों से एंगेजमेंट और कैसे क्रिएट करेंगे डेमोक्रेसी में। आप उनका अटेंशन, जब 21st सेंचुरी इज द टाइम जहाँ पे आपके अटेंशन पर वॉर चल रहा है। एड्स, जो कंपनीज हैं वो एड्स के थ्रू आपका अटेंशन चाहते हैं, सोशल मीडिया अटेंशन चाहती है जिससे उनका एड रेवेन्यू बढ़े, जिससे ज्यादा ज्यादा आप टाइम स्पेंड करें, ज्यादा एड्स रोल पास करें, आप उनको ज्यादा पैसे मिले। गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि आप अपना अटेंशन उनको दे जिससे आप उनके ओपोनेंट्स को नहीं सुने। तो यहाँ पे एक अटेंशन वॉरफेयर चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक सिटीजन है और आप एक एक्टिव सिटीजन है, आप दूसरे लोगों से भी सेम ही तरीकों से तो एंगेज करेंगे। तो मीम्स, कॉमिक्स, इनको दे आर नॉट इनहेरेंटली बैड, they are just tools and we need to understand them, we need to take them not, we shouldn't take them lightly. तो लेकिन हम हाँ, तो हमें सच्चाई को इग्नोर
करके इन टूल्स को इंजॉय नहीं करते रह सकते हैं, और हम इन टूल्स को कम्प्लीटली ऐसे त्याग नहीं सकते हैं. तो दीज आर एडमिटेड फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अस. हमको थोड़ा और रिफ्लेक्ट और क्रिटिकली थिंक करने की जरूरत है. नाउ आई विल एंड इन द नेक्स्ट 5-6 minutes. थिंक ऑफ मीम्स एंड ऑनलाइन जोक्स. आप अपने अपने लाइफ में, मतलब आप जिस टॉक के बाद जब आप घर जाएंगे, ऑल्सो थैंक यू यहाँ पे आने के लिए. बहुत गर्मी है आज, तो बहुत सारे लोग इस कारण नहीं आ पाए, लेकिन थैंक यू टाइम निकाल के इतनी गर्मी में यहाँ पे आके इस टॉक को सुनने के लिए. लेकिन अब आप जब जाएंगे इस टॉक को सुनने के बाद, तो आप जाके थिंक ऑफ मीम्स एंड जोक्स ऑनलाइन जिनके कॉन्शियस मोटिव्स हो सकते हैं. मतलब आप जब देखें ना एक स्पेसिफिक ट्रेंड को, या फिर स्पेसिफिक मीम ट्रेंड को, या फिर स्पेसिफिक रील ट्रेंड को, तो आप जाके उसको थोड़ा सा ऐसे कॉन्शियसली, मतलब ऐसे क्रिटिकली सोचने की कोशिश करिए कि क्या मतलब इसके पीछे कोई मोटिव हो सकता है. एक एग्जाम्पल दो तो दिस नॉट कन्फर्म, दिस इज एन ओपिनियन, दिस इज ऑल्सो दिस इज स्पेकुलेशन. कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत कॉमन हो गए सेल्फ डेप्रिकेटिंग, या फिर लाइफ तो बहुत ही खराब है, दुनिया तो बहुत ही बेकार है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मीम्स और रील्स ऐसे मतलब कॉमन है इन लाइक यूथ लाइक कल्चर. आई थिंक जिसको लोग शेयर करते हैं बिकॉज दे कैन रिलेट टू इट, कि उनको ऐसे होपलेसनेस फील होता है, लेकिन दे मेक अ जोक आउट ऑफ इट, दे मेक इट लाइक फनी, राइट. सो जहाँ पे उनको थोड़ा सा सोलेस फील होता है, इस बात पे थोड़ा हंस लिया उन्हें, राइट. तो इस अगर ट्रेंड को देखूं मैं, तो क्या ये वो लोग बनाया और एम्पलीफाई कर रहे हैं जो इस चीज को एक्चुअली सफर कर रहे हैं, या फिर बैड फेथ एक्टर्स भी बना और एम्पलीफाई कर रहे हैं जो लोगों को ये सिग्नल करना चाहते हैं कि होपलेसनेस और सेल्फ डिससैटिस्फैक्शन इज नॉर्मल एंड कॉमन, कि एंड हेंस ओके कि बाकी आपके एज के लोग भी ये फील कर रहे हैं, तो इट्स ओके टू फील दिस वे, जिससे आप थोड़ा पास आ जाते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल देर आर अगेन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट जो भी यंग लोग हैं यहाँ पे, लेकिन वी डू नॉट सी मेनी एक्टिव पीपल करेंटली इन इंडिया जो कि बस जॉब के पीछे ही नहीं भाग रहे हैं, और या फिर गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बट आउटसाइड ऑफ दैट आर ऑल्सो एक्टिव, राइट. तो आई फील मैंने जो नोटिस करा अपने आसपास के लोगों में इसकी, दे जब तक उनको जैसे एक सेइंग है कि टिल यू गिव पीपल ब्रेड एंड सर्कस दे वोंट रिवोल्ट, राइट. तो जब तक लोगों के पास ये है कि वो थके हारे आए हैं लेकिन थोड़ा हंस पा रहे हैं जस्ट द राइट अमाउंट, तो तब तक दे गेटिंग काइंड ऑफ सिडेटेड बाय इट, दे गेटिंग काइंड ऑफ ऐसे नॉर्मलाइज कि ऐसे होपलेस फील करना इज लाइक ओके, दैट इज हाउ इट इज इन द वर्ल्ड राइट नाउ. तो अब ये सोचने की बात है कि क्या यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि ये प्लांट कर रहे हैं ट्रेंड, या फिर इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि नॉर्मल जो कॉमन लोगों में ये फीलिंग्स उभर के आए, ये स्पेसिफिक फीलिंग्स जो फीलिंग आफ्टर सीइंग इट. ऐसे ऐसे सॉरी 1 सेकेंड. हाँ, तो टू एसेंशियली सिग्नल की ऐसे बहुत लोग जी रहे हैं इसलिए ऐसे जीना ठीक है, राइट. देखा देखी में तो हम लोग बहुत सारे मीम्स और ट्रेंड्स को ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि आर वी थिंकिंग इट फॉर आवरसेल्व्स और नॉट, एंड मोस्ट ऑफ अस आर नॉट, बिकॉज मैंने बताया ना कि एक यूट्यूब पे ऐसे कुछ कंप्लेन वीडियोस लोगों ने ऐसे रॉ से रिकॉर्ड करके बस अपलोड कर दिए हैं, कि लोगों में आजकल कुछ अजीब सा लग रहा है कि खुद के लिए खुद का दिमाग यूज करके कोई बोल ही नहीं रहा है, या तो दे नीड टू सर्च ऑन एआई टू वेरीफाई अपना ओपिनियन उसे रखने से पहले, या फिर वो जो देखा देखी में पिछले फेसबुक पे जो देखा है वही बोल रहे हैं, या फिर बोलते ही नहीं है, राइट. तो क्या ये प्रोग्राम हो रहा है किन चीजों पे लोग बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, राइट. लास्टली ये पूरा टॉक इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया लिटरेसी. तो we need literacy in many spheres in a democracy. Like we need civic literacy, we need लोगों को laws के बारे में पता होना चाहिए, अपने legal rights के बारे में पता होना चाहिए. We need literacy, we need like regular literacy where people can read
and write and speak their opinions, and they can like take in like information खुद के लिए and think for themselves. Media literacy is a new form, is another subset of it. कि ये जो फैक्ट्स हैं अब जो दिखने को आ रहे हैं हमें कि जो गवर्नमेंट्स ने या फिर लोगों ने एडमिट करा हुआ है कि दे आर डूइंग दिस, yet we do not take it into account when we are engaging with it online. तो इस चीज के बारे में लिटरेट होना भी बहुत जरूरी है. तो इसके सॉल्यूशंस आई वोंट बी एबल टू गो इनटू इट टू मच, लेकिन is to just, I think this is a form of solution where we talk about it, where we take the risk of being that person in our friend group जो कि पूछ रहा है लोगों से कि तुम इस चीज पे क्यों हंस रहे, क्योंकि फिर उनकी हंसी बंद हो जाएगी और फिर उन्हें लगेगा कि तुम बहुत ही लेम हो और तुम बहुत ही मतलब ऐसे बहुत ही सीरियस रहते हो पूरे टाइम. ठीक है, तो किन तरीकों से मतलब उनका प्यार अपने दिमाग में रख के और उनके लिए अपना प्यार दिमाग में रख के कैसे can you communicate with your peer groups where you can raise questions like this? That's also a form of literacy and is the responsibility of the citizens. Key to cultivate critical thinking. Critical मतलब आप क्वेश्चन करें चीजों को अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों में. और रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी लिटरेसी रेट्स गिर रहे हैं स्पेशली यूथ्स में, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है ऑनलाइन या फिर एआई के थ्रू. तो बच्चों में और लोगों में लाइक बुक्स पढ़ने की आदत ही चली जा रही है. तो अभी आपको पता है कि ये बैड फेथ एक्टर्स को या फिर स्टेट्स को पता है और वो आपके अगेंस्ट यूज करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब ईगो में ही आके व्हाई शुडंट यू ट्राई टू स्टार्ट रीडिंग मोर, कि नहीं, यू विल नॉट टेक माई अटेंशन अवे फ्रॉम मी, इट इज माइन, इट इज इनसाइड माई बॉडी एंड आई कंट्रोल इट, राइट. तो रीडिंग मोर बुक्स, रीडिंग आर्टिकल्स, रीडिंग मोर फ्रॉम पीपल जो कि आर नॉट इन मेन स्ट्रीम, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में हल्का हल्का सा बात करके अपने आसपास के लोगों से, जिससे आप फिर थोड़ा सा ऐसा पब्लिक स्पीकिंग या ग्रुप स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस भी बना सके. तो आवर गोल इज टू अगेन कल्टिवेट क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, दैट इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस. एंड ये वही लोग बता सकते हैं जिनने इग्नोरेंस भी देखा है और एनलाइटनमेंट भी देखा है, राइट. सो इसके साथ आई विल कंक्लूड द टॉक. थैंक यू सो मच. Good.